हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की ब्रिज प्रोग्राम एसएसटी का। इसका आज हम लोग करेंगे थीम सी का पार्ट नंबर 3। अभी तक के वीडियोस में हम लोग यहाँ तक का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 2 आपका जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सेंट्रल एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने वीडियोस में किस तरीके से करते हैं, आपके ब्रिज प्रोग्राम को हर एक लाइन में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा होता है। इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर कर रखे होते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन एक बार उसको पहले समझ लो कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ताकि आपको सिर्फ याद ना करना पड़े, आप पहले उसको समझ भी लो। प्रीवियस वीडियोस को आप लोग काफी प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऐसे ही आप लोग चैनल वीडियो को देखते रहो। आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में भी, प्लीज लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे आपका पेडागोजी वाला पार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कि हमें आपको क्या पढ़ाना है, क्या 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 आपको कराना है। बेसिकली फर्स्ट चीज उसके अंदर है 7 फीचर्स ऑफ सेंट्रल एंड फेडरल गवर्नमेंट विद एग्जांपल्स। हमें आपको समझाने हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के इन दोनों के फीचर्स। अब देखो बच्चों, फीचर्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो हम पहले देखते हैं कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। वो गवर्नमेंट जो हाईएस्ट लेवल है गवर्नमेंट का। आपको पता है इंडिया में क्या होता है, सबसे ऊपर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर आपकी आती है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आपकी आती है जो अभी 1992 में ही बनी है, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। जिसमें आपको पता है अर्बन एरियाज में, यानी कि शहर वाले एरियाज में आपको पता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज होती है, या फिर जो गांव वाले एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी ग्राम पंचायत। ये आपको पता है चीजें। अब देखो, कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट लेवल है गवर्नमेंट का, जो कि पूरी ही कंट्री के लिए काम करती है। एंटायर कंट्री यानी कि पूरी ही कंट्री के लिए वो काम करती है। अब देखो, अगर बात करूं फेडरल गवर्नमेंट, तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर शेयर होती है। देखो, अगर किसी कंट्री में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि सारी की सारी जो पावर्स होंगी, हर एक प्रकार का लॉ बनाने की, हर एक काम करने की, सब चीजों की पावर इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ओनली पावर शेयरिंग, इसी के अंदर कोई पावर शेयर नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया में है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर जो है वो शेयर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। यानी कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। ये बात आप लोगों को समझनी है कि जिस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि उसमें सारी के सारी जो पावर्स है, हर एक प्रकार का लॉ बनाने की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर आपकी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, अगर फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर फेडरलिज्म यहाँ फॉलो होता है, तो आपकी कंट्री में क्या होगा बच्चा, कि आपका पावर जो है शेयर होगी। यानी कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, वो शेयर है। कुछ पावर सेंटर के पास है और कुछ पावर स्टेट के पास है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो आगे कहते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला एंटायर कंट्री के लिए काम करती है, यानी कि पूरे के पूरे नेशन के लिए यही काम करती है। सारे के सारे जो आपके नेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, फॉरेन अफेयर्स हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, ये सब काम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जब मान लो एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि इंडियन आर्मी है, उसको कौन कंट्रोल करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड देखो बात करूंगी, अब ये नेशनल लॉज यानी कि पूरी कंट्री के जो लॉज होते हैं वो कौन बनाती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे लॉज जो कि पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मान लो आपको पता है जीएसटी आपका आया था, ठीक है, तो वो जो आपका किसने पास किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। हालांकि आप देखोगे कि हमारी जो कंट्री है वो फेडरल गवर्नमेंट है, इसलिए उसमें ऐसा हुआ था कि जब जीएसटी का लॉ आया था, क्योंकि इसमें स्टेट्स को भी इफेक्ट पड़ रहा था, तो आधी से ज्यादा स्टेट्स यहाँ पर अगर उसको पास करेंगे तभी वो लॉ जो है पास हो पाएगा। थर्ड देखो, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है जो पीएम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड करता है, यानी कि उसके हेड होते हैं। वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के अंदर कुछ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। ये बात सिंपल समझ में आ गई। चलो अब जरा एक बार आगे देखते हैं। कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, पावर का डिवीजन हो रहा है। मैंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है, लास्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो भी उस कंट्री में फॉलो करने चाहिए। हर एक पर्सन उस रूल्स को, लॉज को फॉलो करता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये खुद ही पावर को डिवाइड कर देता है सेंटर में और स्टेट्स में। हर एक तरह की गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड करता है। जैसे आप लोगों को पता है एजुकेशन, आप आगे पढ़ोगे अभी, एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब आगे है, समझाऊंगी, डोंट वरी। ये जो है सेंटर गवर्नमेंट भी करती है, इस पे लॉ बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। यानी कि पावर का डिविजन हो रखा
है। आधे काम सेंटर करेगी, आधे काम स्टेट्स करेगी। साथ साथ आप देखो कि यहाँ पर जो आपकी स्टेट होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि स्टेट जो है ना वो अंडर काम नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रही है, उसके पास अपनी अलग से पावर है। अच्छा, नेक्स्ट देखो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। वही वाला पॉइंट है कि हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है वो सेंटर के अंडर काम करी, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्टेट का अपना काम है, सेंटर का अपना काम है, वो इसके में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो इसके में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो लास्ट बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सुप्रीम होता है, जो सेंटर है और चाहे स्टेट्स है दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। आपको पता है हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में फिलअप में पढ़ा था इस चीज को। नेक्स्ट देखो बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट भी करते हैं। आप सोचो अगर फेडरल गवर्नमेंट है, उसमें सेंटर भी है स्टेट्स भी है, दोनों पावर शेयर कर रहे हैं, दोनों के पास कुछ कुछ पावर्स है, तो अब क्या बोल रहे हैं यूनिटी, एक तरीके से उनकी यूनिटी मेंटेन होगी। हर एक स्टेट डाइवर्स है, हर एक स्टेट में अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग रिलीजन के, अलग कल्चर के लोग होंगे, लेकिन तब भी वो सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ओके। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों का आप बोल रखा है, सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे आएगा, यू मे ड्रॉ रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप लोगों को हम मतलब बताने हैं पावर शेयरिंग के सिस्टम की। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग होता क्या है, जहां पे किसी एक ऑर्गन के पास सारी की सारी पावर्स नहीं है, कुछ जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ पावर इसके पास है, कुछ पावर तू भी ले ले, तो कुछ पावर तू भी ले ले, इस तरीके से। अब कह रहे हैं अलग अलग कंट्रीज की बात करनी है हमें, जिसमें यूएसए की बात कर रहे हैं हम, कनाडा की बात कर रहे हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं। इन सब में पावर शेयरिंग का सिस्टम कैसा है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर देखो इंडिया की बात करूं, बता चुकी हूँ इंडिया में क्या है, फेडरल पावर शेयरिंग। यहाँ पे क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जहां पे पावर शेयर होती है यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स में। पता है एजुकेशन मैंने बोला वो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है आगे समझाऊंगी। तो जो सेंटर है और जो स्टेट्स है वो दोनों ही उस पर लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, तो टाइम पे राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया था, आरटीई, विच वॉज ऑफ 2009। ये एक्ट बना था जो सारी की सारी स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया, यानी कि सब जो है मिलकर काम करती है। तो फेडरल यहाँ पर पावर शेयरिंग यहाँ पर होती है। अगर यूएसए की बात करूं तो यहाँ पे मैं कहूंगी थोड़ी सी जो स्टेट है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है, थोड़ा सा फर्क है। कहते हैं यहाँ पे फेडरल सिस्टम जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट और 50 स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे क्या है, एक आपकी फेडरल गवर्नमेंट है और 28 आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा चलता है। यहाँ पे कहते हैं जो मैरिज लॉज है वो अलग अलग स्टेट्स ने बना रखे हैं, अपने सेंट्रल ने नहीं बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स की इंडिविजुअलिटी पे काम होता है कि हर एक स्टेट है उसकी नीड अलग है, उसमें रहने वाले लोग अलग है, तो सबने अपने अपने अलग अलग मैरिज लॉज बना रखे है। यहाँ पे सेंटर के द्वारा बनाया हुआ एजुकेशन का या मैरिज का वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, सेंटर अपने स्टेट ने अलग अलग बना रखे हैं। अगर कनाडा की बात करूं तो यहाँ पे देखो बच्चा डुअल फेडरल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। एग्जाम्पल में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस ये कि आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर जो है वो प्रोविंसेस के द्वारा करा जाता है। प्रोविंसेस का मतलब क्या, अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको फंड देकर उसकी हेल्प करता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो काफी काम हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर काम करेगी और फेडरल जो उसके ऊपर है उसको मैं कहूँ गाइड वगैरह करने के लिए। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट है आपका एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पूछ सकते हैं पावर शेयरिंग क्या होता है, आप उसको बताओ, तो आप बताओगे पावर शेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, जहां पे सारी के सारी जो पावर्स है वो एक ऑर्गन के पास या एक गवर्नमेंट के पास नहीं है। फिर अगर आपसे पूछते हैं कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के फीचर्स पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछकर। हाँ, और ये पावर शेयरिंग में आपसे इंडिया या फिर यूएसए का पूछेंगे, अगर पूछा तो कनाडा का एज सच नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। ये आपको खुद करना है, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करनी है, ये आप ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह के फॉर्म में कर सकते हो, जहां पे आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करोगे आपस में, स्टूडेंट्स आप बातचीत कर रहे हो उसको लेकर, तो वो यहाँ पर है। आपको खुद डिसीजन मेकिंग करनी है, बाकी चीजें यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कह रहे हैं डिबेट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करनी है हम लोगों को आपके लिए, ये समझाते हुए इंपॉर्टेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप उसको क्रिटिकल वे से सोच सको, अच्छे तरीके से हर एक एस्पेक्ट सोच सको। उसके लिए हमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, उनके डिफरेंस, उसके इंपॉर्टेंस बतानी है, बेसिकली क्यों जरूरी है, यूनियन गवर्नमेंट का होना क्यों जरूरी है और स्टेट गवर्नमेंट का होना क्यों जरूरी है। अच्छा, अब आप लोगों को ये पता है भाई यूनियन मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये जरूरी क्यों है भाई, सिंपल सी बात है, क्यों जरूरी होगी है, हैंडल करने के लिए नेशनल लेवल के इश्यूज को, जो नेशनल लेवल पे जो इश्यूज हो रहे हैं, तो डिफेंस का हो, स्पेस का हो, फॉरेन अफेयर्स हो, करेंसी हो, कुछ भी हो, उसको हैंडल करने के लिए। सेकंड यहाँ पे बोला गया है यूनिटी को मेंटेन करने के लिए अक्रॉस द होल कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए एक साथ उसको, उसके लिए आपका नेशनल लेवल जो सेंट्रल लेवल है वो बहुत जरूरी है।
थर्ड कहते हैं एक ऐसे लॉज बनाने के लिए जो सारी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल। अब देखो अगर स्टेट्स अलग अलग काम करेंगी, अगर सबके अलग अलग लॉज होंगे तो क्या यूनिटी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। इसलिए सारी स्टेट ऐसे लॉज बनाना सारी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल हो, सारे ताकि जो चीजें हैं वो इक्वल रह सके, इसके लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। अगर फॉरेन मैटर्स हो रहे हैं, फॉरेन अफेयर से बाहर कंट्री से रिश्ते रखना है, स्पेस की बात हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, करेंसी की बात हो रही है, उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, अगर बोलूं मैं स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है भैया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, ऑब्वियसली बात है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है जो हर एक स्टेट पे काम कर रही है, स्टेट लेवल पे वर्क कर रही है। इसकी इंपॉर्टेंस में आप देखोगे फर्स्ट यहाँ पर है अंडरस्टैंड द लोकल नीड्स ऑफ द पीपल बेटर। भाई एक स्टेट में रहने वाले जो भी लोग हैं उसकी नीड को ज्यादा अच्छे से आप सोचो खुद, कौन समझ पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। आप सेंटर को सारी स्टेट का ध्यान रखना है, लेकिन उस स्टेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट का ध्यान रखना है, तो ज्यादा अच्छे से काम कौन कर पाएगा? स्टेट गवर्नमेंट कर पाएगी। तो लोकल नीड्स को जो उसके लोगों की है वो कौन समझ पाएगी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट। कहते हैं टेक केयर ऑफ एवरीडे थिंग्स लाइक पुलिस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड्स एंड एग्रीकल्चर। कहते हैं सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान कौन रखती है? आपकी एवरीडे थिंग्स, जो नॉर्मल यहाँ पे चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं, पुलिस का, हेल्थ केयर का, रोड का, एग्रीकल्चर का, ये सब ध्यान रखती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। फिर साथ साथ कहते हैं कल्चर को और लैंग्वेज को, जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, ऑब्वियसली बात है, जैसे आप देखोगे जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, खासकर वो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वाली, वहां पे, और साउथ इंडिया में तमिल का आपका अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, इन सब में सब लोगों की कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो उन सबको प्रिजर्व रखना, उन सबको बचाए रखने का काम कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। शायद ये काम इतने अच्छे से आपके सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाती अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती तो। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप सोचो एक सेंट्रल गवर्नमेंट सब स्टेट्स पे इक्वल ध्यान कैसे रख पाएगी, लेकिन जो एक स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपनी स्टेट पे ध्यान रख पाएगी, उसका लैंग्वेज को, उसके कल्चर को, उसके रिलीजन को, उसके लोकल नीड्स को, लोकल पीपल्स को, सबको बेटर अच्छे से समझ पाएगी, ज्यादा अच्छे से, और उनको प्रिजर्व भी कर पाएगी। देखो ये आपको लिखना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि आप जस्ट कुछ सोच सकते हो बस, तो ये नो नीड टू राइट, ठीक है, लिखना यहाँ पे इसको नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। कहते हैं अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद से वीडियो ना देखे, सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर ले, फिर पीडीएफ के बाद बोलेंगे मैम काफी लंबे नोट्स थे, ये कुछ चीजों की जरूरत नहीं थी। तो बच्चों पहले एक बार वीडियो देखो, क्या पता मैं कुछ पॉइंट्स बीच में ऐड करा रही हूँ, क्या पता मैं कुछ पॉइंट बीच में से हटवा रही हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को वो चीजें पता होनी चाहिए। और साथ साथ एक आधा पॉइंट ऐसा होता है जो मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं मेंशन करा होता, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि ये आप प्रिपेयर कर लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। फिर कुछ बच्चों का भी पीटी वगैरह बना हुआ है जहां से एग्रीकल्चर एंड सॉइल से क्वेश्चन आए थे, काफी बच्चों ने उसमें अच्छे मार्क्स गेन करे और बताया भी है मुझे डीएम पे, कमेंट बॉक्स में, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऐसे डोंट वरी, मैं आपके 8th क्लास में जो न्यू बुक आएगी उसमें आप लोगों के साथ ही हूँ, वीडियोस वगैरह अपलोड हो जाएंगे। आगे देखो कहते हैं कि आपको जस्ट में कुछ सोचने की चीज है, आप सोचो इंडिया जो है बहुत डाइवर्स है, तो उसमें हमें जरूरत है कि लोकल सॉल्यूशन हमें मिल सके, हर एक स्टेट वाइज हमें सॉल्यूशन मिल सके, बातें पता चल सके, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर को हम वो चीजें कर सके। और देखो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी यहाँ पर है और यूनिटी मेंटेन रहे, तो यहाँ पे दोनों का होना बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिटी बनी रहे, लेकिन वो डाइवर्सिटी यूनिटी में परिवर्तित रहे, यूनिटी उन सब में बनी रहे। तो डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, और यूनिटी को बनाए रखने के लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। आप सोचो अगर यूनियन गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स होंगी तो ऑब्वियसली बात है स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा लो फील होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी तो कॉमन रूल्स रहेंगे ही नहीं, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी जो इक्वल लॉज बनाए सबके लिए, सबके अलग अलग लॉज होंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, पता है जब एजुकेशन, आप आगे पढ़ोगे अभी कि एजुकेशन जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब अच्छा आगे बताती हूँ, आगे ही बताती हूँ। कहते हैं कंक्लूजन की बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक साथ काम करना चाहिए टीम की तरह कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं मैं एक्टिविटीज की, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आएगा कि मुझे आपको बताना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के गेम के बारे में, कौन सी गवर्नमेंट जो आपके स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कौन से इश्यूज को हैंडल करती है, एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, ये सब चीजें। आप देखो मैंने आपको वही बता रखा है, बेसिकली आपकी कंट्री में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स आपके पता है आपको 448 आर्टिकल्स हैं, जो आपके स्केड्यूल्स है बच्चा आपको पता है 12 स्केड्यूल्स और पार्ट्स आपको पता है 25 है। अब इस 12 स्केड्यूल्स में से एक स्केड्यूल जो है 7 स्केड्यूल, उसमें आपके मेंशन है लिस्ट, कि हर एक गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास इनकी एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं जिसके लिए लॉज बनाते हैं। ध्यान सुनो, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल में जो कि 7 स्केड्यूल है, आपसे पूछ सकते हो, शायद ना भी पूछे इस चीज को, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन है, लिस्ट मेंशन है। एक आपकी होती है यूनियन लिस्ट बच्चा,
एक आपकी होती है स्टेट लिस्ट और एक आपकी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। बेसिकली कुछ ये ऐसे लिस्ट है जिनमें ये मेंशन है कि कौन से, जो हर एक लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स है। अब आपको ये बता रखा है कि इन सब्जेक्ट्स पे कौन सी जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी, इन सब्जेक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। उसके लिए यहाँ पे 3 लिस्ट है। फर्स्ट आपकी बच्चा यूनियन लिस्ट। अब देखो यूनियन लिस्ट है यानी कि इसमें जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पे लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का है। तो ओनली द यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। बेसिकली आप देखोगे इसके अंदर 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि करेंसी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है। ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, सेकंड देखो यहाँ पे क्या है, स्टेट लिस्ट। ये ऐसी, इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होंगे, बेसिकली इसके अंदर 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें वो सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है। ये बात समझ में आ गई जी। देखो नेक्स्ट आती है, जैसे एग्जांपल आप देखो कि इसके अंदर पुलिस है, एग्रीकल्चर है, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें। नेक्स्ट देखो बात करूं अगर मैं कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है बेटा ऐसे लिस्ट जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उस पे लॉ बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट का है, जिसमें लॉज बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट का है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। लेकिन इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट, अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, फॉर सपोज दोनों ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉ बना दिया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो जो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, यानी कि वो ऊपर रहेगा, ज्यादा उसकी मानी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे सब सब्जेक्ट जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, मैरिज, अडॉप्शन, फॉरेस्ट, ये जो कुछ लॉज आते हैं ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है इन पे और आपके स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन, बात आ गई। अब मैं एक बार वाले पॉइंट पे आती हूँ जहां मैंने छोड़ा था। मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ पावर होगी तो बहुत कंफ्यूजन होगी और कोई भी कॉमन रूल्स, कॉमन लॉ नहीं होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल बता लो, यहाँ पे एजुकेशन का मैंने बोला एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, यानी कि ये जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। लेकिन जो ये सब्जेक्ट था ये पहले, बेसिकली बताऊं अगर 1976 से पहले, 1976 से पहले जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट था ये बच्चा आपके स्टेट लिस्ट के अंडर था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी स्टेट लिस्ट में होने की वजह से कि हर एक स्टेट में ना अलग अलग लॉ था। जैसे आप देखोगे, आप आज क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास, तो 10 वो होता है, ठीक है, प्लस सेकंड जो 11th 12th क्लास तो +2 होता है और प्लस आपके 3 साल ग्रेजुएशन के। आज ऐसे बोलते हैं ना 10 + 2 + 3। अब पता है अब ये आज ही इक्वल है, आज हर कंट्री में, सॉरी हर आपके स्टेट में ऐसे ही बोलते हैं। बट पहले पता है क्या होता था, कभी इसको बोल रहे हैं आपका 8 + 2 + 2 + 3, कभी इसको बोल रहे हैं 4, क्योंकि 5 साल जो आपके उसके हो गए प्राइमरी के, तो 5 साल + 3 साल + 2 साल + 2 साल, पहले इस तरह से बोलते थे, हर स्टेट में अलग अलग होता था। लेकिन जब से एजुकेशन जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आया है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, तब से वो लॉ जो है वो इक्वल है। ये बात समझ में आती है, तो यही बात मैं इस एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाह रही थी। नेक्स्ट देखो, आप लोगों को करना है ये काम, अपनी क्लास में आपको डिबेट करनी है, रोल प्ले करना है, स्टूडेंट्स का ग्रुप फॉर्म करना है और अपने आप को बांट देना है। मान लो कुछ स्टूडेंट्स से आपकी मैम ने बांट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ये बनेगी और कुछ स्टूडेंट्स को आपने बांट दिया स्टेट गवर्नमेंट। अब आप जो आपस में डिस्कशन करो भैया कैसे लॉ बनने चाहिए, क्या लॉ बनने चाहिए, क्या होना चाहिए देश के लिए। क्लाइमेट की पॉलिसीज पे काम करो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट से, आप मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट को बोल रही है कि भाई आप जो है ना अपनी अपनी स्टेट में ना आप ऐसा करो, कार्बन का जो CO2 है उसका रिडक्शन करो कि CO2 कम से कम रिलीज हो। तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही आप ऐसा करो नेशनल लेवल पे, आप नेशनल लेवल पे काम करो, आप नेशनल लेवल पे किसी कंट्री में जाओ, वहां पे एग्रीमेंट साइन करो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों जो गवर्नमेंट आपस में इंटरेक्ट कर रही है, तो वो आपको अपनी क्लास में सिंपल सा रोल प्ले करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है विच इज आपको एक बेसिकली सेंटर की या स्टेट की, लोकल की, कोई भी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं, आप जो ऑर्गेनाइज होती है, तो वहां आपको जाके फील्ड विजिट करना है। सबसे पहले आप समझो कि गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होता क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या होता क्या है। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है वो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस कह लो या डिपार्टमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, तो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, डिपार्टमेंट्स बहुत बेशक से मत लिखना आप इस पॉइंट को। ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं गवर्नमेंट को कि भाई वो कंट्री को आराम से, शांति से, सही से चला सके। ये इंश्योर करती हैं कि जो भी लॉज हो, जो रूल्स और डिसीजन हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, बनाए गए हैं, वो फॉलो करे जाए और इम्प्लीमेंट भी करे जाए।
बेसिकली यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, यानी कि वो बॉडीज जो गवर्नमेंट को शासन करने में हेल्प कर रही है, तो वो बॉडी हुई है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये जो कि ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उन सबको हर एक जगह पर अच्छे से फॉलो करा जाए। तो ये वो हेल्पिंग बॉडीज होती है, सिंपल सा। अब देखो बहुत सारी हैं, अब देखो वो 100 बॉडीज हैं ऐसी, 50, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ को मेंशन करा जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट है, कैग की हो गई, आपकी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन करिए, 3 मेंशन करिए। 2 नंबर का है 2 लिखाना, 3 नंबर का है 3 लिखाना। लेकिन जब भी आपसे पूछे कि भाई गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के एग्जांपल्स दो, तो पहले उसको डेफिनेशन लिख के आना कि आखिर ये होता क्या है, और फिर जो उसके यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोगों को 3 लिख के आ जाना। फर्स्ट देखो यहाँ पे आएगा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI ऑफ इंडिया। अब सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन है, इसका काम क्या होगा, हमारी कंट्री में इलेक्शन कराना। जो भी आपके इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा के हो रहे हैं, राज्यसभा के हो रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के यानी कि MP के हो रहे हैं, बेसिकली MLA के हो रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट के हो रहे हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट के हो रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, पंचायत के नहीं, उसके अलावा जो ऊपर के स्टेट के और यूनियन के, ये आपके इलेक्शंस कौन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फ्री तरीके से और फेयर तरीके से। अब देखो फ्री का मतलब क्या होता है, जहां पे आपके पास चॉइस हो, एक पार्टी ये रही, एक पार्टी ये रही, एक पार्टी ये रही, एक पार्टी ये रही, 10 पार्टी से आपके पास चॉइस, आप जिसको चाहो उसको वोट करो। और फेयर का मतलब क्या होता है, सही तरीके से इलेक्शन हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई माल प्रैक्टिस ना हो। आई रियली होप आवाज ना आ रही हो, साइड में कुछ दोबारा से भजन कीर्तन शुरू हो गया, हमारी गली का आए दिन का ये चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलो बस लास्ट पॉइंट रह गया वैसे हमारा, फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको। नेक्स्ट देखो कह रहे हैं एक और आपकी हुई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, आप लोगों को शायद बच्चों को पता होगा, ये वो आपकी बॉडी है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, IAS IPS IFS ऑफिसर्स, ये जो है इनका एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम CSE का, ये जो है हर साल जो है कंडक्ट कराती है। और ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, आप खुद सोचो किस तरीके से हेल्प करेंगे ये बॉडी आपका शासन करने में, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये MP MLA के नीचे वर्क करते हैं, और मेन काम जो यही लोग करते हैं, बाद में MP MLA के पास जो है काम चला जाता है, जो नोट वगैरह है बन के, जो डॉक्यूमेंट है, डाटा है, जो भी है, रिपोर्ट वगैरह। नेक्स्ट देखो बात करती हूँ RBI, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है, बैंकिंग सिस्टम को। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है RBI ऑफ इंडिया, ठीक है। तो RBI है, करेंसी को प्रिंट करना, उसका इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना, ये सब कौन कौन करती है, आपकी RBI करती है। करेंसी को प्रिंट करना देखो बहुत बड़ी बात है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा हम लोग, यहाँ पे आपका आएगा असेसमेंट वाला पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 8 फिलअप की। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहे हैं फर्स्ट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसमें सेंट्रल अथॉरिटी है और वही जो है सारे के सारे डिसीजंस को कंट्रोल करती है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि यहाँ पे सेंट्रल भी और स्टेट भी है और यहाँ पावर शेयर होती है, अगर पावर शेयर हो रही होती तो वो फेडरल गवर्नमेंट होती, लेकिन यहाँ बोला सेंट्रल अथॉरिटी जो कि सारे डिसीजन को कंट्रोल करते, तो वो आपकी कौन सी बच्चा, सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट देखो बात करते हो डैश गवर्नमेंट, जो कि डिवाइड करती है पावर को सेंटर में, स्टेट में और कुछ स्मॉलर रीजनल गवर्नमेंट्स में भी, स्टेट्स हो गए, प्रोविंसेस जैसे भी, तो जहां पे पावर के डिवीजन की बात होगी तो ये कौन सी आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो आती हूँ मैं सेक्शन बी, आपका क्वेश्चन फॉर डिस्कशन, लास्ट क्वेश्चन रह गया है। फर्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। आप देखो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, आपकी ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सारे के सारे जो लॉज हैं वो आपकी एक गवर्नमेंट ले रही है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जो आपकी यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट होगी वो ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें कुछ डिसीजन सेंटर लेगी और कुछ डिसीजन आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अब देखो इसमें आप फीचर देख लो, इसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे आप टेबल के रूप में बना सकते हो उसको। पावर की बात करो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कह रहे हैं यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पर देखो फर्स्ट में आप यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिख सकते हो, आप हेडिंग डालना यहाँ पे डेफिनेशन की, और जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट पेज पे बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की, आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना। अब सेकंड पॉइंट पे आप आना पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके देखो बात कर रहे हैं कि इसमें जो पावर्स होती हैं वो सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन इसमें जो पावर्स होती है बच्चा वो आपकी शेयर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। एग्जांपल आप लास्ट में लिखना बिल्कुल। नेक्स्ट बात करूं अगर डिसीजन मेकिंग की, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है पूरी ही कंट्री के लिए, तो डिसीजन कौन ले रहा है, सारे के सारे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन इसमें क्या होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पे लॉज बना रही है अपने अपने एरियाज के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर वाली बनाएगी पूरे के पूरे कंट्री के लिए, स्टेट बनाएगी अपनी स्टेट के लिए, तो अलग अलग यहाँ पे जो है लॉज बन रहे हैं। डिसीजन जो है दोनों के द्वारा इक्वली अपने अपने फील्ड्स में लिए जा रहे हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली जहां पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ, तो क्या पता वहां पे ऐसा हो कि शायद से स्टेट गवर्नमेंट हो लेकिन वो सेंटर के अंडर वर्क करे, जहां पे आपको पता आप वर्ड सुनो अगर यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि वहां पे एकमात्र आपकी गवर्नमेंट होगी सेंट्रल वाली। लेकिन अगर इन केस वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है भी तो वो जो है सेंटर के अंडर काम कर रही है, उसके पास अपने कोई पावर्स नहीं है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है,
जो भी ऑर्डर यहाँ पे सेंटर पास करेगी उसको वो मानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या पता एग्जिस्ट करे लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन फेडरल में क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास अपने सब्जेक्ट्स है, अपने लॉज हैं, अपनी लिस्ट है जिसपे वो लॉ बना सकती है। अगर नेक्स्ट बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कहते हैं इसमें क्या होता है, सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो संविधान में मेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली यहाँ पर पावर डिविजन हो रखा होता है, सेंटर का भी और स्टेट्स का भी। अब एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, एग्जांपल्स में यहाँ पर यूनिटरी में आपको पता है चाइना है, यूके है, फ्रांस वगैरह है, और फेडरल में इंडिया, यूएसए वगैरह सबसे स्पेशल है, कनाडा भी यहाँ पर आ जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक का आपको? आई रियली होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गई हो। आपका चैप्टर का जो पार्ट नंबर सी था, ये जो थीम सी थी, वो कंप्लीटली पार्ट 1, 2 और पार्ट 3 तीनों ही टॉपिक्स जो है हमने इस वाली थीम सी के आपके कंप्लीट कर लिए। देखो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे आपके। फर्स्ट आपका था इसके अंदर थीम सी में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हम इसे भी कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम ये भी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। और आज हमने कंप्लीट कर लिया सेंट्रल एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल क्या होता है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो जो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लेकर आएंगे दैट विल बी ऑफ थीम डी। अभी तक हमने थीम ए, थीम बी और थीम सी कंप्लीट कर ली है। थीम डी के आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड वाला पार्ट और रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो कुछ ही पेजेस आपके रह गए, 38 से 47 तक है, 10 पेजेस मुश्किल से रह गए आपके, 10 वही पूरे नहीं, उसमें एक आधा पेज एक्सरसाइज वगैरह का होगा, तो इसे हम लोग कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। पता है मैंने उस चैनल की शुरुआत, जो आपका टेलीग्राम पे चैनल है, उसकी शुरुआत आई थिंक मैंने 30 सब्सक्राइबर से करी थी, बट वी आर नाउ 110 समथिंग, आई थिंक 110 प्लस है सब्सक्राइबर इस टाइम वहां पे। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। हालांकि और भी बढ़ सकते हैं बिकॉज बहुत से बच्चे हैं जो देखते हैं वीडियोस को, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचते। आपका लॉस है यार, मैं तो आप लोगों को प्रॉपरली पूरे का पूरा पीडीएफ दे रही हूँ बनाकर, तो आप लोग वहां पे एक्सेस क्यों नहीं करते उस चीज को। और साथ साथ अगर आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल, आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हो, तो मैं कुछ अपडेट्स वगैरह जो डालती रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मेरे एफर्ट्स जो है वो मुझे लगे कि हाँ वर्दी है, सेटिस्फाइड मैं हो जाऊं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।